हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 8 हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी में हमने जो ये पढ़ना है, ये जेनेटिक्स की ब्रांच होती है। देखो क्या होता है इसका मतलब। हमने देखा कि हमारे आसपास जितने भी इंसान हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर है। सबकी दो आँख हैं, सबकी एक नाक है, सबका एक मुँह है, सबके दो हाथ हैं। तो ऐसा कभी क्यों नहीं होता है कि इंसान का बच्चा एकदम किसी के जानवर के बच्चे से निकल जाए। तो ये सब समझा, इसके बारे में सोचा मेंडल ने सोचा कि जो इन्फॉर्मेशन है हम कैरी करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन, कैसा इंसान होगा, उसकी किस तरीके से उसके फीचर्स होंगे, सारे इंसान एक जैसे सिमिलर दिखते हैं। है तो एग्जैक्ट तो नहीं, सिमिलर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे जीन्स में होती है। कि जीन्स क्या होते हैं? ये जीन्स हमारे डीएनए में होते हैं। अभी हम इसको जानेंगे, जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम इसे समझेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो लेकिन मिलते जुलते हैं, उनकी एक साथ कॉपी नहीं है, हमारे में चेंजेस हैं। तो हम जो पेरेंट्स से करेक्टर्स लेते हैं उन्हें बोलते हैं हेरिडिटी। और लेकिन उनकी एक साथ कॉपी नहीं है, हमारे अंदर चेंजेस है, इसलिए वेरिएशन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा ये हेरिडिटी और वेरिएशन के नाम से क्वेश्चन आ गया था, एक स्टेटमेंट आई थी कि ऐसे क्वेश्चन था एग्जाम में। उसमें था कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर आर सम चेंजेस इन इट, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो बस इसका 2 वर्ड्स का आंसर था, जो कि चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये जो आप अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स लेते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह आपकी आंखें दिखती है, जो भी आपको दिखता है, किसी की आंख अपने मम्मी से मिलती है, किसी के पापा से मिलती है, जो भी आपके कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आपने उसको कैरी किया है, ठीक है। इसको जो आप, जैसे आपकी जो आइज़ मिलती है ना, जो आपकी मिलती है ना, आइज़ मिल रही है, वो इसे कैरेक्टर बोलते हैं, उसे ट्रेड बोलते हैं। 2 वर्ड का मतलब सेम ही है। तो आपकी जो ट्रांसमिशन, जो कैरेक्टर ट्रेड एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को, इसे बोलते हैं हेरिडिटी, जो आप कैरी कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, आप उसमें चेंजेस देखते हो। तो डिफरेंस जो होता है उसमें, उसे बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, इसे बोलते हैं वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। अब ये डिफरेंस जो है, ये सोमैटिक भी हो सकता है और गैमेटिक भी हो सकता है। सोमैटिक मतलब आप चेंजेस आप बच्चे में देख रहे हो। तो कभी बच्चे ने क्या चेंजेस खुद किए होते हैं, जैसे उसने अपने बाल गया सैलून में गया, उसने अपने बाल कलर करवा दिए। अब वो जो चेंजेस है वो उसके सेल में हुआ है ना उसके, लेकिन वो आगे वाली जनरेशन में नहीं होगा। जैसे किसी मदर ने अपने कलर को उसके ब्लैक हेयर्स थे, उसने क्या किया, अपने हेयर को पूरा समझ लो वाइट कर दिया। तो क्या उसकी जनरेशन के बच्चे वाइट कलर के हेयर से होंगे? अंग्रेजों से थोड़ी होंगे, क्योंकि इसने जो चेंजेस किए वो अपने सोमैटिक चेंजेस थे उसके, क्योंकि उसके सेल्स में चेंजेस थे। उसने अपने बाल कटवा दिए, तो सॉरी बाल कटेंगे। तो वो चेंजेस जो सेल्फ में होता है उसका किसी से हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। जो चेंजेस, अब जैसे कि किसी ने अपने कान छिदा दिए, देखिए 2-3 कान छिदा दिए ऊपर से ना नीचे तक, पूरा खिंचा नाक छिदा दी, तो वो आपको नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं, छिदी हुई कान छिदी हुई नाक वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। तो वो चेंजेस जो कि कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। समझ में? इसे पढ़ लो एक बार। टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल, हमने क्या नाक छिदाया कान छिदाया, तो हमारे सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सेल्स बॉडी के सेल्स पे इफेक्ट करेगा, लेकिन वो उसकी जनरेशन से कोई मतलब नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं होंगी। इन्हें एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। समझ में? इन्हें क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने कान छिदा दिए, किसी की डॉग की अपनी टेल कट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बच्चे की टेल कट हो पैदा होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे गेमेटिक वेरिएशंस वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ये जो वेरिएशंस होते हैं यही आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखते हैं। ये ट्रांसमिट भी होता है, जैसे कि इंसान की हाइट। अब अगर पेरेंट्स बहुत टॉल होंगे तो बच्चे यूजुअली टॉल ही होते हैं, उनके स्मॉल होंगे तो स्मॉल ही होंगे। तो वो कनेक्ट, और स्किन कलर, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बालों का कलर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि पेरेंट्स से कैरी करते हैं, उन्हें गेमेटिक वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपको वेरिएशन मिलेगी तो गेमेटिक वेरिएशन होगी और सोमैटिक वेरिएशन। समझ में है? हम बहुत टाइम से बात करें कि जो हम करेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लेते हैं, वो करेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे डीएनए में होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन। लेकिन ये होता कहाँ है, जैसे समझते हैं। ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है। इसे हम यूजुअली ऐसे बनाते हैं सेल, और यहाँ पे बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये हमारा हो गया सेल, ठीक है। तो यहीं पर अगर आप देखो तो ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इस न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम
किस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस क्रोमोसोम के बारे में कि इंसानों में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इंसानों की समझो, इंसानों के पास इनका बॉडी में सेल्स है, उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का नंबर जो है वो अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग जानवरों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जब अलग अलग इंसानों का, चलिए इंसानों में एक होगा, जानवरों में एक होगा, इस अलग अलग जानवरों का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होगा। समझ में आया? तो हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम नंबर जो है अलग अलग होता है। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर होता है जीन। समझ में आया? तो क्रोमोसोम इंसानों में कितना होता है हम जीएस की पर्पस के लिए पढ़ लेंगे कि और एनिमल में किसी किसी एनिमल्स का हम देख भी लेंगे कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन आप ये समझो कि यही जो इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर हमारे जीन होते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का नंबर वेरी करेगा। ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज, अलग अलग एनिमल्स ए, ठीक है, अलग अलग होगा। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, उस डीएनए के अंदर होता है जीन, जिस जीन में प्रोटीन के फॉर्म में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस बच्चे की आँख ऐसी होगी क्योंकि इसमें इसके पेरेंट्स की आँख ऐसी है, या फिर इसके दादा दादी की ऐसी है, वो करेक्टर आ रहे हैं, या फिर इस बच्चे की हाइट इतनी होगी, इसका कलर ऐसा होगा। ये सब चीज़ें जीन में है हमारे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड होती है इन्फॉर्मेशन। तो इसके बारे में, जो जीन के बारे में बताए थे जॉनसन थे। बेटा ये 1 मार्क क्वेश्चन में देख लेना कि जीन को किसने क्वाइन किया टर्म, जॉनसन ने। नीचे वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे बोला जाता है, तो मैंडल को बोला जाता है। आपको अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो आप सिर्फ मैंडल याद कर लोगे, दैट विल बी इनफ। ठीक है, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के मैंडल है। अब यहाँ पे ठीक है, डीएनए जब कोई भी सेल होता है, उससे हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े थे कि यहाँ पे कॉपी होती है, एक जनरेशन टू अदर जनरेशन हमने पढ़ा था, कॉपी होती है। क्लियर है, कॉपी तो होती है, लेकिन क्या ये कॉपी होते वक्त डीएनए की क्या एग्जैक्ट कॉपी होती है, यहाँ पे कोई वेरिएशन होता है? देखो यहाँ पे समझाया गया, ऐसे समझ ले कि डीएनए इसके बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको डबल कॉपी करना है अपने आप को। जब कॉपी करेगा तो क्या करेगा कि कभी भी कॉपी तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो रही। यहाँ पे वेरिएशन दिख रही है, देखो इस वाले में ये पूरा ब्लू था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रेड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो वेरिएशन दिखा आपको। फिर इसकी जनरेशन हो गई ये, अब इसके बच्चे हुए, देखो इसके बच्चे जो हुए, इसमें भी देखो इसका ये ब्लू था, यहाँ पे वाइट, तो जब यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे पिंक हो गया। तो ये आपको दिख रहा है कि जब भी डीएनए कॉपी करता है तो वो वेरिएशन करता है, और वेरिएशन करना भी ज़रूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगी टाइम के साथ साथ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे पहले टेम्परेचर था, जैसे पहले कंडीशन थी, अर्थ की कंडीशन सेम नहीं रहेगी, विद टाइम इट विल चेंज। ठीक है, तो अगर वो नहीं चेंज हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही है कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन ड्यू टू द इनअकरेंस इन डीएनए कॉपिंग प्रोसेस। जो डीएनए कॉपी करता है, जब वो जनरेशन प्रोजेनी हो रही होती है तो डीएनए उस टाइम पे कॉपी करता है, तो कॉपी करते हुए वो मिस्टेक कर देता है। जब वो कॉपी करते वक्त जो चेंज होता है ना डीएनए में, चेंज इन डीएनए, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बोलते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जो अपने में चेंज लाता है उसे म्यूटेशन बोलते हैं, और ये होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो हेरिडिटी हमने पढ़ लिया। हेरिडिटी जो कि हम अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दोनों सेम होता है, मैंने बताया था आपको, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो आप अपने ले रहे हो ट्रेट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ले रहे हो, उसे हेरिडिटी बोलते हैं। इसकी वजह से ही सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें आपको वेरिएशन दिखती है, क्योंकि उन सब की कैरेक्टर्स जो ट्रेट्स है वो अलग अलग है, उन सबका प्रोटीन अलग अलग है। ठीक है, अब जीन्स अलग अलग है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स, वो ट्रेट्स जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन आपको उसमें वेरिएशन दिखती है। तो अ चाइल्ड बेयर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कोई बच्चा हो रहा है, उसकी वही ह्यूमन बीइंग जैसा ही होगा, किसी इंसान का बच्चा ही होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता। आप ह्यूमन पॉपुलेशन में आप वेरिएशन देखते हो, अब वो वेरिएशन होना ही ज़रूरी है। जैसे कि ऐसा होता है कि अगर किसी की आप कान देखो अपने दोस्तों की, तो किसी के कान एकदम फ्री होते हैं, मतलब चिपके नहीं होते, और किसी के कान चिपके होते हैं। तो ये जो ट्रेट है, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स है। ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टर्स आता है पेरेंट्स से आता है, इसलिए ये चीज़ को समझ लो। अब ये जो वेरिएशन हो रहा है ये किस में ज़्यादा दिखता है, ये आपको सेक्सुअल में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ाते हैं कि 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है।
तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। और डीएनए के में जब चेंज होगा वो बहुत कम होगा, म्यूटेशन होगा, मतलब चेंज इन डीएनए होगा वो कम होगा। जो सेक्शुअल मोड होगा वहाँ पे आपको वेरिएशन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इस इतना लिख लेना। अब ये इम्पॉर्टेंस क्या है इस वेरिएशन की, क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि देखो, अगर समझ लो कहीं पर कोई बैक्टीरिया हो रहे थे, ठीक है, बैक्टीरिया उड़ते, इस बैक्टीरिया के बच्चे हुए, फिर इस थोड़ा चेंज आया इसमें, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया कि वो वैसा ही था, फिर इसके बच्चे हुए तो यहाँ पर भी थोड़ा चेंजेस आए, और इसका जो फिर इसका जो इस वाले के बच्चे हुए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गए। जब म्यूटेशन करते हो तो ऐसा चेंज आया कि वो जो बैक्टीरिया के बच्चे ने थोड़े ऐसा हुआ कि वो उनमें जो डीएनए में चेंज आया, उनके जीन्स में जो चेंज आया डीएनए के, कि अब वो हाई टेम्परेचर पे आराम से सर्वाइव कर लेंगे। फिर क्या हुआ, उस जहाँ पे गए बैक्टीरिया वहाँ पे कुछ टाइम बाद जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता चला गया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो 3 के थे इनके बच्चे पैदा तो हुए, लेकिन वो जी नहीं पाएंगे, तो उनकी प्रजाति खत्म हो गई। अब वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ गया और उनके डीएनए में वो चेंजेस है ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके अब आगे बच्चे आपको सिर्फ इसी बैक्टीरिया के बच्चे मिलेंगे और किसी के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो यही बताया गया यहाँ पर कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। हर एक किस तरह का वेरिएशन हो रहा है उससे एडवांटेज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि समझ लो कुछ बैक्टीरिया जो है वो गर्म में रह पाते हैं, तो अगर उनके डीएनए में चेंजेस हो पाएंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अगर वो नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएनए में, क्योंकि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है, तो अगर वेरिएशन होगा तभी कोई स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट में, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये भी बताया कि जो फ्री ये लोब होता है, टाइस लोब, ये भी वेरिएशन। अब मैंडल जी ने काम किया इस पर, तो मैंडल ने क्या किया, ये समझ रहा था, ठीक है, तो ये पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में ना मैथ्स घुसाई, तो बायो को और मैथ्स को एकदम अलग समझ जाता था। तो लोग ना इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, काफ़ी टाइम तक इनकी थ्योरी मानी ही नहीं गई, लेकिन बाद में बहुत इन्होंने काफ़ी कुछ कंसिडर किया, इनकी वैल्यू हुई। तो इनकी इसकी अपनी एक स्टोरी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंडल थे, उन्होंने जब बायोलॉजी के बारे में देखा, उन्होंने देखा कि ये वो पढ़ रहे थे कि कैसे वेरिएशन होता है, क्या हम इसको स्टडी कर सकते हैं, कभी किसके बच्चे कैसे होंगे, उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या होगा। तो इसके बारे में समझने के लिए जॉर्ज मैंडल ने सोचा कि क्या मैं ग्रेगर मैंडल ने सोचा कि मैं क्या करूँ कि मैं किस चीज़ से समझूँ। तो जब मुझे अगर ये वेरिएशन समझना है तो मुझे ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, मतलब ऐसा, और वो जिसके बच्चे भी ज़्यादा होते हो, जल्दी भी होते हो, ताकि मैं स्टडी भी कर सकूँ। तो वो इंसानों को तो ले नहीं पाएंगे, इंसानों के तो बच्चे किसी की बेबी देखने हैं, उनमें वेरिएशन देखनी है, किसी की एक जीन्स में, किसी पीढ़ी में देखनी है, तो उनके बच्चों के लिए तो कितना वेट करना पड़ेगा, एक बच्चे में तो 9 महीने लग जाते हैं। तो अब वो इसलिए उन्होंने वो स्विच किया प्लांट पे। मैंडल ने प्लांट को लिया और फिर उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। उन्होंने कहा पी प्लांट को लेता हूँ, क्योंकि पी प्लांट में बहुत वैरायटी मिलती है, उनके फूल के अलग अलग खिले होते हैं, उनके दाने कोई गोल होते हैं, कोई सिकड़े होते हैं, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, तो वहाँ पर उनको बहुत वैरायटी दिखी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब पी प्लांट को मैं स्टडी करता हूँ, मुझे वेरिएशन ज़्यादा दिख रहे हैं और मैं इनके जल्दी जल्दी बच्चे ही पैदा करवा पाऊँगा, क्योंकि उनकी प्रजाति भी बहुत जल्दी हो जाती थी। इसलिए जो मैंडल ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया समझने के लिए पी प्लांट को। उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी किया, 2 डिफरेंट पी प्लांट के, जैसे कि एक पी प्लांट अलग दूसरा पी प्लांट अलग, उनको मिक्स करके नया पी प्लांट बनाया, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो उसे नया प्लांट बनाया, उसके बारे में पढ़ा। जब इन्होंने पढ़ा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसने थ्योरी दी किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, हम कैसे अपने पेरेंट्स को लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। जो थ्योरी दी, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी बोली थी, इसलिए इनको मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, कि इन्होंने जेनेटिक्स का आविष्कार किया। यहाँ से लोग जेनेटिक्स को समझने लगे, ठीक है। तो जो उन्होंने प्लांट गार्डन पी को चूज़ किया था, ये साइंटिफिक नेम है इसका, पाइसम सटाइवम। यू नीड नॉट टू लर्न अबाउट इट, तुम्हें इस बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन आप कर लोगे तो बहुत अच्छा बात है। तो उन्होंने पी को चूज़ किया क्योंकि उसमें उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख रहे थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे थे। तो ये अब क्यों मैंडल ने पी प्लांट को किया, उस पर क्या क्या हुआ, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से चेंजेस आए, फिर उन्होंने क्या समझा कि अरे हमारे दाने, मतलब हमारे दाने में ये फ़र्क, हमारे पेड़ में ऐसा फ़र्क आ रहा है उसकी जनरेशन में, तो हो सकता है कि ये फ़र्क ऐसा होता होगा इंसानों में। तो अच्छी से बहुत स्टडी हुई, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ये जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार
रिवाइज करो और चैप्टर की रीडिंग करो, ठीक है। थैंक यू।